हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 10 में अध्याय 37 जिसका नाम है रेखिक प्रोग्रामर। आज भाग 2 में बच्चों हम रेखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की ज्यामितीय विधि की चर्चा करेंगे। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में सभी का आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्या सीखने जा रहे हैं हम? रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल, वो भी किस विधि से? ज्यामितीय विधि से। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के हलों के बारे में अगर हम विचार करें तो हल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुसंगत हल, संभाव्य हल, और एक होते हैं इष्टतम हल। इष्टतम हल बच्चों वो जो अधिकतम या न्यूनतम प्रकार के होते हैं। अधिकतम जो उद्देश्य फलन को अधिकतम या न्यूनतम करते हैं वो हमारे इष्टतम हल होते हैं, और जो दिए गए सारे प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करे वो हमारे सुसंगत हल होते हैं। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले संभाव्य संभाव्य या सुसंगत हल। रेखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों के वे मान जो सभी प्रतिबंधों तथा ऋणोत्तर प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं बच्चों, समस्या के संभाव्य फिजिबल सुसंगत हल कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इष्टतम हल क्या होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? रेखिक प्रोग्रामन समस्या के वे संभाव्य हल। संभाव्य हलों में से कुछ हल ऐसे होंगे बच्चों जो अपने वस्तुनिष्ठ फलन को अधिकतम या न्यूनतम बनाएंगे। समस्या के ऐसे हल इष्टतम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं। दो हल होंगे बच्चों, चरों के वे मान जो सारे प्रतिबंधों को ऋणोत्तर प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करें, उद्देश्य फलन को अधिकतम न्यूनतम करने से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? सुसंगत हल कहलाएंगे। और वो वाले हल जो कि इष्टतम हल कहलाएंगे, जो कि उद्देश्य फलन को वस्तुनिष्ठ फलन को अधिकतम या न्यूनतम करें। ये जो इष्टतम हल होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं। जब हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे और ग्राफीय विधि में जो कॉर्नर्स हमें आपको मिलेंगे, उन कॉर्नर्स पे जो चरों के मान होंगे वो आपको क्या देंगे? इष्टतम हल देंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। और जो सुसंगत हल क्षेत्र होगा ना प्रतिबंधों का, उस सुसंगत हल का प्रत्येक बिंदु आपको देगा सुसंगत हल। ये दोनों बातें अभी आपको समझ में आएगी जब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा ज्यामितीय विधि से रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना। चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और अब आप विचार कीजिए इस टिप्पणी पर। इस टिप्पणी पर देखिए, यदि कोई संभाव्य हल वस्तुनिष्ठ फलन को अधिकतम या न्यूनतम नहीं बनाता। मैंने अभी आपको बोला इष्टतम हल किन में से होता है? संभाव्य या सुसंगत हलों में से होता है, लेकिन ऐसा कोई हल ही नहीं है जो अधिकतम या न्यूनतम बनाए, तो फिर हम कहेंगे कि इस प्रकार की रेखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई हल विद्यमान नहीं होता है। तो ये भी आप माइंड में रखिए कि जरूरी नहीं है कि रेखिक प्रोग्रामन समस्या है तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो ही हो सकता है कि उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इष्टतम हल विद्यमान ही नहीं हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बच्चों, बढ़िया आगे। और अब देखिए, रेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेख विधि से हल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं, चरण हैं। आलेखीय विधि, ज्यामितीय विधि से हल करने के चरण कौन कौन से हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उदाहरण लेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ज्यामितीय विधि से हल किया जाता है। सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय सूत्रण करना, जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी कि कैसे दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हम गणितीय सूत्रबद्ध करते हैं, गणितीय मॉडल के रूप में उसको लिखते हैं। चरण 2 देखिए, अगर आपने गणितीय सूत्रण कर लिया है तो उसके बाद में प्रतिबंधित असमीकरणों का आलेख बनाना। जो भी प्रतिबंध है उन सभी के क्या बनाना है? आलेख बनाना है, ग्राफ बना लेना है। उसके बाद में चरण 3 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, संभावित क्षेत्र को पहचानना। जो हल क्षेत्र है प्रतिबंधों के, उनको पहचानना जो एक साथ सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो, ऐसा हल क्षेत्र देखना। छोटा या बराबर प्रतिबंधों के लिए, सामान्यतः बोल रहा हूं बच्चों, हमेशा नहीं,
सामान्यतः भाग रेखा के नीचे होता है लेस देन टाइप में। बड़ा या बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की जो प्रतिबंध है असमीकाएं हैं उनके लिए हल क्षेत्र सामान्यतः रेखाओं के ऊपर यानी कि मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। चरण 4 देखिए बच्चों, स्टेप 4 संभावित हल क्षेत्र अगर आपने पता कर लिया है तो हल क्षेत्र के बिंदुओं की स्थापित करना है। बिंदु संभावित क्षेत्र के कोनों पर होते हैं। इष्टतम हल के जो बिंदु होते हैं वो संभावित क्षेत्र के कॉर्नर्स पर होंगे। तो कॉर्नर्स वाले सारे बिंदुओं को आपको देखना है। स्टेप 5 प्रत्येक कोने पर वस्तुनिष्ठ फलन का आपको गणना कर लेनी है। z का मान हर कोने पर आपको निकाल लेना है और जब आप कोनों पर निकाल लोगे तो फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन से मान इष्टतम है। अधिकतम कौन कर रहा है, अधिकतम वाली समस्या है तो अधिकतम वाले ले लेने हैं और न्यूनतम वाला है तो न्यूनतम वाला कॉर्नर हमें देख लेना है। वस्तुनिष्ठ फलनों के इष्टतम मानों की पहचान हमें करनी है। तो 6 स्टेप्स में हम कार्य करेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। उदाहरणों के माध्यम से देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 पर विचार करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है राशि z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है बच्चों। z है, उद्देश्य फलन या वस्तुनिष्ठ फलन आपको दे रखा है x1 प्लस x1 प्लस 2x2 z बराबर है x1 प्लस 2x2 और निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत आपको इसको क्या करना है, न्यूनतम करना है। प्रतिबंध है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या था, गणितीय सूत्रण करना, कर लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या था, ग्राफ में इनको दिखाना प्रतिबंधों को। तो पहला देखो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब आपको इसको ग्राफ में दिखाना होगा बच्चों तो आप लिखेंगे हल में। देखो हल में सबसे पहले लिखोगे वस्तुनिष्ठ फलन। समस्या से आप लिख लोगे वस्तुनिष्ठ फलन। z बराबर क्या है, z बराबर है x1 प्लस 2x2। z बराबर है x1 प्लस 2x2। फिर आप लिखेंगे प्रतिबंध। जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो लिखेंगे। प्रतिबंध आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। x1 प्लस x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रतिबंध संख्या 1 है तथा ऋणेत्र प्रतिबंध आपके पास दे रखे हैं कि x1 कोमा x2 इन दोनों के मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये आपने गणितीय मॉडल में सूत्रण कर लिया। उसके बाद में देखो आलेख बनाने के लिए असमीका एक के संगत आप समीकरण बना लो। समीकरण है तो ठीक है, नहीं तो असमीका है तो असमीका एक के संगत समीकरण आप लिख लो। संगत समीकरण हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। फिर आप बना लो सारणी। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या बनाते हो, सारणी बनाते हो x1 और x2 के मानों की। x1 और x2 के कम से कम आपको 2 मान चाहिए ताकि आप ग्राफ बना सकें। x1 की जगह 0 रखोगे तो x2 का मान 1 आ जाएगा, x2 की 0 रखोगे तो x1 का मान 1 आ जाएगा। अब ये जो बिंदु है ना 0,1 और 1,0, इनको आप ग्राफ में दिखाएं। ग्राफ पेपर पर आप इस तरीके से निर्देश अक्ष बना लें। ये x एक्सिस पे आप x1 के मान रख दें, y एक्सिस पे आप x2 ले लें बच्चों। तो पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है ए 0,1, x1 पे 0 और y x2 पे y यानी कि x2 पे 1, तो 1,0 मान लीजिए कहाँ है, यहाँ। ये है आपके पास 0,1 और ये हो जाएगा 1,0। इन दोनों को आपने ग्राफ में दिखा दिया। मिला लीजिए बच्चों, दोनों को मिला लेंगे तो आपके पास एक लाइन आएगी इस तरीके की। इस तरीके की आपके पास एक रेखा आ जाएगी। इस रेखा को आप खींच लीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि इसका ये तो संगत समीकरण का हल हो गया। असमीका क्या थी, असमीका आपके पास थी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू में के टाइप में जब हल क्षेत्र होता है वो किधर होता है, रेखा के ऊपर होता है बच्चों। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या काम कीजिए,
आप इस रेखा के नीचे का कोई भी बिंदु ले लें या इधर का कोई भी बिंदु ले लें। जैसे कि इधर ये 1,0 है, तो ये मैं ले लेता हूँ इधर का कोई पॉइंट, 2,0 इधर होगा। इसको असमीका में रख के देखो, इसको असमीका के अंदर रख के देखो, 2 + 0 > 1 है ना, संतुष्ट कर गया। इसका मतलब इस प्रतिबंध का जो हल क्षेत्र होगा, इस प्रतिबंध इस असमीका का जो हल क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, उस बिंदु की ओर होगा। इस बिंदु के इस ओर है ना, ये रेखा के इस ओर बिंदु है, तो हल क्षेत्र इस ओर होगा बच्चों। इस तरीके से आप एरो के माध्यम से हल क्षेत्र दिखा दें। ठीक है। अब ये असीमित रूप से इधर ये सारा हल है, ये सारा क्या है, हल है। और उभयनिष्ठ अगर हम हल क्षेत्र की बात करें, ये x2 > 0 वाली चीजें हैं, x2 > 0, ये x1 > 0। और अगर हम उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात करें बच्चों, अगर मैं उभयनिष्ठ हल क्षेत्र को शेडेड करूं, अगर हम उभयनिष्ठ हल क्षेत्र को छायांकित करें, तो ये वो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ये जो हल क्षेत्र है इधर वाला, ये सुसंगत हल क्षेत्र है। आप इसे इस तरीके से शेडेड कर सकते हैं, छायांकित करके दिखा सकते हैं बच्चों। छायांकित करके आप इस हल क्षेत्र को आसानी से दिखा सकते हैं। ये हल क्षेत्र हो गया जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं, तो ये वो हल क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला हल क्षेत्र है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रथम चतुर्थांश में ही हल क्षेत्र होगा। इसमें आप लिख दीजिए सुसंगत हल क्षेत्र। क्या लिख दीजिए, सुसंगत हल क्षेत्र। ये आपके पास है सुसंगत हल क्षेत्र। और इस क्षेत्र का हर एक बिंदु बच्चों, कोई सा भी बिंदु हो, वो आपका क्या होगा, सुसंगत हल होगा। इष्टतम हल के लिए हम क्या देखते हैं, कॉर्नर्स देखते हैं। यहाँ एक कॉर्नर, ये ए बिंदु पे एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये किस पे है, बी बिंदु पर है। और फिर बच्चों इधर से ये क्या है, असीमित रूप से खुला हुआ है। ठीक है, ग्राफ में दिखा दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, सुसंगत हल क्षेत्र देखना था, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमें कॉर्नर पे क्या करना है, उद्देश्य फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर एक सारणी बना लेंगे, सारणी इष्टतम हल के लिए सारणी। क्या लिखेंगे, इष्टतम हल के लिए सारणी। इष्टतम हल के लिए सारणी बनाएंगे बच्चों। इष्टतम हल के लिए सारणी इधर हम लिखेंगे, देखो क्रम संख्या, फिर लिखेंगे बिंदु जो कि कॉर्नर पर हैं, है ना, बिंदु। उसके बाद में लिखेंगे वस्तुनिष्ठ फलन का मान, वस्तुनिष्ठ फलन के मान, ये z के मान है। देखो इस तरीके की सारणी बना लेना। ये दो कॉर्नर्स आपको मिले हैं, तो एक और दो कॉलम वाली। पहला कॉर्नर आपको मिला है 1,0 पर, 1,0 बिंदु ए है। दूसरा बिंदु है 0,1। इस पर आपको उद्देश्य फलन, वस्तुनिष्ठ फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर x1 x2 का मान क्या रख दीजिए, 1,0 रख दीजिए। तो 1 और 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 और 0 रखोगे तो इसका मान यहाँ पे मैं रख देता हूँ। z बराबर क्या है, x1 + 2x2। तो x1 का मान 1, x2 का मान 0 रखोगे तो यहाँ पर तो z बराबर 1 आएगा, और यहाँ पर z बराबर क्या आएगा, 2। और ये हमारा क्या है, न्यूनतम है। कॉर्नर पर ये क्या है, न्यूनतम है। अतः इष्टतम हल क्या हो जाएगा, इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। x1 का मान तो होना चाहिए 1, और x2 का मान होना चाहिए कितना, x2 का मान होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम हो रहा है ना, तो ये x1 और ये x2, तो ये x2 का मान होना चाहिए 0। जब x1 का मान 1 होगा, x2 का मान 0 होगा, तब वस्तुनिष्ठ फलन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा बच्चों। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 5 में दी गई एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको गणितीय मॉडल लिखाना है, प्रतिबंधों का क्या बनाना है, आलेख बनाना है,
सारे सारे प्रतिबंधों के लिए सुसंगत हल क्षेत्र पता करना है। उसके बाद कॉर्नर्स पर आपको वस्तुनिष्ठ फलन के मान देखने हैं। वस्तुनिष्ठ फलन के मान आने के बाद इनमें से देखना है आपको कि इष्टतम हल कौन सा है। इस समस्या में हमें न्यूनतम देखना था, तो ये न्यूनतम वाला हमारा हल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हम लिख देंगे अतः इष्टतम हल x1 बराबर 1 और x2 बराबर कितना 0। क्लियर? आइए कुछ और समस्याएं हल करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं ज्यामितीय विधि को और अधिक गहराई से। देखिए, अब विचार कीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है राशि z का अगेन न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। वापस से न्यूनतम मान ज्ञात करना है। z बराबर आपके पास वही उद्देश्य फलन है x1 प्लस 2x2। और बच्चों यहाँ पर प्रतिबंध लेकिन अलग अलग हैं। दो एक प्रतिबंध और है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहला वाला प्रतिबंध तो वही है जो पिछले उदाहरण में था। दूसरा और है बच्चों 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके ऋणोत्तर प्रतिबंध हो गए। इस समस्या को आपको हल करना है ज्यामितीय विधि से। तो पहली स्टेप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म लिखना गणितीय मॉडल या सूत्रण के रूप में, जो कि दी गई है आपको, है ना। तो दी गई है उसमें आपको उद्देश्य फलन वस्तुनिष्ठ फलन दे रखा है, वो लिख लीजिए सबसे पहले। वस्तुनिष्ठ फलन या उद्देश्य फलन z बराबर अगेन आपको दे रखा है x1 प्लस 2x2। फिर आपको प्रतिबंध जो दे रखे हैं वो लिख लीजिए। प्रतिबंध आपको दे रखे हैं x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा दे रखा है 2x1 प्लस दूसरा प्रतिबंध 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तथा ऋणेत्र प्रतिबंध आपको दे रखे हैं x1 कोमा x2 दोनों क्या हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों। ये हो गया गणितीय रूप। उसके बाद में आपको बनाना है आलेख, और आलेख बनाने के लिए जो असमीकाएं हैं पहले हमें उनके संगत समीकरण और उनके हलों की सारणी लिखनी होगी। तो देखो, इसको मैं बोल देता हूं प्रतिबंध 1, असमीका 1, इसको बोल देता हूं असमीका 2। और लिखूंगा हल में असमीका 1 के संगत समीकरण। असमीका 1 के संगत समीकरण हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। और इसके हलों की जो सारणी होगी, हलों की सारणी वो हो जाएगी आपके पास x1 x2 1 कोमा 0 0 कोमा 1। ठीक है, एक बार x1 की जगह 0 रख दीजिए इसमें, एक बार x2 की जगह 0 रख दीजिए। इसी प्रकार असमीका 2 के संगत समीकरण और उसके हलों की सारणी। असमीका 2 के संगत समीकरण। असमीका 2 के संगत समीकरण हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 3। और इसके हलों की सारणी हो जाएगी आपके पास, देखो x1 x2, x1 की जगह 0 भरोगे तो 4x2 इक्वल टू 3 आ जाएगा 3/4। और x2 की जगह 0 भरोगे तो आ जाएगा 3/2 बच्चों। कितना आ जाएगा? 3/2। एक बार इसकी जगह 0 भर ले, एक बार इसकी जगह 0 भर ले, दो दो हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर आप इन दोनों असमीकाओं को ग्राफ में आसानी से दिखा पाएंगे। ये करने के बाद आप इनका ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ में देखिए, सबसे पहले ये x एक्सिस पे तो x1 ले रहा हूं चर x1, और y एक्सिस पे चर क्या ले रहा हूं x2। पहली असमीका पहले प्रतिबंध के लिए आपने जो लाइन खींची बच्चों, वो किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की वो लाइन होगी, इस प्रकार की लाइन होगी जो x1 वाले इस वाले x एक्सिस को तो कहाँ पे काटेगी? ए बिंदु पर 1,0 पर। और y को कहाँ काटेगी? बी बिंदु पर 0,1 पर। ठीक है ना, y एक्स यानी x2 वाला एक्सिस। फिर दूसरा जो समीकरण है उसकी लाइन खींचते हैं। देखिए, उसकी लाइन में x1 पहला बिंदु है 0,3/4 यानी 1 से थोड़ा कम, 0,3/4। यहाँ कहीं होगा 0,
0,3/4 बच्चों, तो 0,3/4 कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे होगा 0,3/4। 0,3/4 ये पहला बिंदु हो गया, इसको सी बिंदु बोल दीजिए। दूसरा जो बिंदु है वो है 3/2,0, 3/2,0 यानी कि 1.5 लगभग कहाँ होगा? यहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा 3/2,0। दोनों को मिला लेंगे, दोनों को मिला लेंगे और एक सरल रेखा इस प्रकार से आप खींच देंगे बच्चों। तो ये सरल रेखा दूसरे समीकरण की हो गई। अब बात करें इनके हल क्षेत्रों की बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में साइन कैसे हैं? दोनों में साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के, और साधारणतया ये क्या होते हैं? मूल बिंदु के विपरीत और इनके हल क्षेत्र होते हैं। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, मूल बिंदु रख के देखो, x1 x2 दोनों की जगह 0 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र नहीं होगा, इसमें भी मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र नहीं होगा। तो अगर अगर हम सारे प्रतिबंधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखे बच्चों, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कुछ इस तरीके से इस प्रथम चतुर्थांश में होगा। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र इधर होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र इधर होगा, और यहाँ पर अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, ये है आपके पास सुसंगत हल क्षेत्र। ये क्या है? सुसंगत हल क्षेत्र है इधर। इस हल क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु क्या होगा? हमारा संभाव्य सुसंगत हल होगा दी गई समस्या का। लेकिन हमें इष्टतम हल ज्ञात करना है, और इष्टतम हल कहाँ होता है? कॉर्नर्स पे होता है। तो एक तो ये बी वाला कॉर्नर हो गया, ये बी वाला कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, एक ये हो गया। अब ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र का बिंदु नहीं है बच्चों, ये कॉर्नर नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि ये अब हमारे पास कॉर्नर्स नहीं है, कॉर्नर्स ये 3 हैं, बी है, और इसको ए बी सी, इसको बोल दीजिए डी, इसको बोल दीजिए बिंदु डी, और इसको बोल दीजिए बिंदु ई। इस बिंदु ई के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। देखो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा क्या? अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो, और ये समीकरण आपके पास है 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 3, घटा लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2x2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। x2 का मान 1/2 आ जाएगा। x2 का मान अगर 1/2 आया है तो x1 का मान भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर समीकरण में रख दीजिए, x2 का मान 1/2 उधर जाके घटेगा, एक में से 1/2 गया तो 1/2 है ना। तो ये 1/2 1/2 पर क्या कर रहा है? ग्राफ काट रहा है। ये आपका रफ वर्क है बच्चों, इसको आपको फेयर नोटबुक में नहीं दिखाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में इस चीज को नहीं दिखाना है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे आप ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या जाएगा? x1 का मान भी 1/2, y1 का मान भी कितना जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये 3 बिंदु हैं बी, ई और डी, इन पर ही क्या होगा? इष्टतम हल होगा। हमने बिंदु देख लिया, सुसंगत हल क्षेत्र देख लिए। अब हम इन बिंदुओं पर वस्तुनिष्ठ फलन के मान देखेंगे, तो उसके लिए सारणी बनाएंगे और लिखेंगे इष्टतम हल के लिए, इष्टतम हल के लिए सारणी। इष्टतम हल के लिए सारणी कैसे बनाते हैं? क्रम संख्या लिख लेते हैं, बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु लिख देते हैं, और वस्तुनिष्ठ फलन के मान, वस्तुनिष्ठ फलन के मान लिख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ फलन के मान, वस्तुनिष्ठ फलन z इक्वल टू है x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2। इनके मान हम देख लेंगे कॉर्नर्स वाले बिंदुओं पर। आप ध्यान दीजिएगा कॉर्नर्स वाले बिंदु कौन कौन से हैं। 3 बिंदु आपको कॉर्नर वाले बिंदु मिले हैं बच्चों। 3 कौन कौन से वो बिंदु हैं उनको लिख लेते हैं। एक तो आपके पास है बी 0,1, एक है आपके पास ई 1/2, 1/2, और एक है आपके पास डी 3/2,0। अब इन पर देखो z के मान, x1 की जगह आप भर दो 0, x2 की जगह भर दो 1,
तो यहाँ पर तो z का मान आ गया 2। दोनों की जगह 1/2 1/2 भरो तो 1/2 और यहाँ 1/2 भरेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ z का मान आ जाएगा 3/2। ये भरिए बच्चों 3/2 प्लस 0, तो यहाँ z का मान आ जाएगा कितना, 3/2 आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में क्या है, न्यूनतम मान आपको मिल रहा है। ये भी न्यूनतम है, ये भी क्या है, न्यूनतम है। तो इसके इस समस्या के दो इष्टतम हल हैं, दो इष्टतम हल है, हम लिख देंगे अतः इष्टतम हल x1 बराबर x2 बराबर 1/2 या x1 बराबर 3/2 और x2 बराबर 0। तो इस समस्या में दो इष्टतम आपके पास हल हैं बच्चों। ऐसे आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। चरण मैंने आपको बताए, उन सारे चरणों को फॉलो करते हुए चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं बच्चों। क्लियर है? सीधे गणितीय मॉडल में अगर आपको समस्या दे रखी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दे रखी है तो हमने मॉडल, गणितीय मॉडल में सूत्रण करना हमने सीख लिया था पिछले भाग में बच्चों। तो वहां से आप आगे कार्य कर सकते हैं। ऐसे ज्यामितीय विधि से आप किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर देखते हैं बच्चों एक और समस्या पे विचार करते हैं, क्योंकि दोनों समस्याएं हमने न्यूनतम वाली की थी। अब हम समस्या लेंगे अधिकतम वाली। देखिए यहाँ पर उदाहरण संख्या 7 पर विचार कीजिए। z बराबर है 0.25x1 प्लस 0.45x2 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये आपका वस्तुनिष्ठ फलन हो गया, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत करना है। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 300 होना चाहिए। लेस देन टाइप वाली इक्वेशन में हल क्षेत्र किधर होता है, मूल बिंदु की ओर होता है। 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 480। x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये ऋणेत्र प्रतिबंध है। तो हल में आप देखेंगे सबसे पहले जो मैथमेटिकल मॉडल है बच्चों, गणितीय मॉडल है, उस रूप में आप समस्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ फलन हम लिख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ फलन z बराबर है 0.25x1 प्लस 0.45x2। ये हमारा वस्तुनिष्ठ फलन है। इसको हमें क्या करना है, अधिकतम करना है। क्या करना है, अधिकतम। ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे जो प्रतिबंध है उनको देख लेते हैं। प्रतिबंध संख्या 1 हमारे पास क्या है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 300। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 300, जो कि एक असमीका है। असमीका 1 बोल दीजिए इसको। दूसरा प्रतिबंध है 3x1 प्लस 2x2। 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 480, यह हो गई दूसरी असमीका। तथा ऋणेत्र प्रतिबंध आपको दे रखे हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के मान धनात्मक है। x1 और x2 जो चर हैं बच्चों, है ना। दूसरा प्रतिबंध मिला लीजिए 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 480, लेस देन इक्वल टू 480। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आलेख में दिखाएंगे। और आलेख में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक असमीका के संगत समीकरण लिखना पड़ेगा। तो देखो असमीका असमीका 1 के संगत समीकरण, असमीका 1 के संगत समीकरण हो जाएगा x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 300। और इसकी हल सारणी जो है बच्चों, हल सारणी या सिंपली आप सारणी बोल सकते हैं x1 और x2 के मानों की, वो क्या हो जाएगी, x1 की जगह 0 रखोगे तो x2 की जगह आ जाएगा 150, और x2 की जगह 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर असमीका 2 के संगत सारणी, असमीका 2 के संगत समीकरण, सबसे पहले क्या लिखेंगे, असमीका 2 के संगत समीकरण। असमीका 2 क्या है, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 480। तो यह जाएगा 3x1 प्लस 2x2
बराबर 4,480 बच्चों, 480। और इसकी हल सारणी देखिए, x1 x2, x1 की जगह 0 भरोगे तो x2 की जगह कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। x2 की जगह 0 भरोगे तो 3 एकम 3, 3 छीके 18, 160 ये आ जाएगा। ये हल पता करने के बाद आप इसको किसमें दिखाएंगे, ग्राफ में दिखाएंगे बच्चों। तो पहले समीकरण को दिखाते हैं, 0,150। देखो ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये आपके पास x1 वाला एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे आप x2 ले लेंगे। 0,150, 0,150 कहाँ होगा, y एक्सिस पे कहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ कहीं क्या है, ए बिंदु है, मान लीजिए ये 0,150, ये क्या है, 0,150 है। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, वो है 300,0। कितना है, 300,0। तो ये यहाँ कहीं 300,0 ले लीजिए, बी बिंदु ले लीजिए, 300,0। इन दोनों को मिला लीजिए और आप खींच लीजिए इसकी लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी ये रेखा, समीकरण असमीका 1 के लिए। अब देखिए मूल बिंदु से सेटिस्फाई करवा के देखिए पहली समीकरण को, पहली असमीका को मूल बिंदु से। तो 0 + 2 × 0 <= 300 होता ही है। तो मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली असमीका को, इसलिए हल क्षेत्र किधर होगा, इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर। इस ओर पहली असमीका का हल क्षेत्र होगा। फिर दूसरी असमीका को देखते हैं, दूसरी असमीका का समीकरण और उसका हल क्षेत्र देखिए, यह है 0,240, 0,240 इसके कहीं ऊपर होगा। ये लो जी, सी बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया 0,240। और डी बिंदु होगा बच्चों 160,0, यहाँ कहीं बीच में से थोड़ा सा आगे, ये 160,0, ये डी बिंदु हो गया। इन दोनों को मिलाकर आप क्या खींच लीजिए, असमीका 2 का आलेख बना लीजिए। हल क्षेत्र इसका भी किधर होगा, मूल बिंदु की ओर ही होगा, मूल बिंदु के ओर ही होगा। और ऋणेत्र प्रतिबंध से हमें पता है, ऋणेत्र प्रतिबंधों से हमें पता है बच्चों कि जो हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। तो अगर हम पूरा कॉमन वाला देखें, कॉमन वाला देखें बच्चों, कॉमन वाले को अगर हम हाईलाइट करें तो ये वाला जो हल क्षेत्र है, ये जो हल क्षेत्र है, ये जो आपके पास हल क्षेत्र है ब्राउन कलर में मैं जिसको दिखा रहा हूं, ये हल क्षेत्र क्या होगा, कॉमन हल क्षेत्र होगा, है ना। ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा आपको सही तरीके से ये क्षेत्र दिख जाएगा, ब्राउन कलर वाला ये हल क्षेत्र है, बाहर नहीं निकलना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। और इस उभयनिष्ठ हल क्षेत्र के अगर हम कॉर्नर्स देखें बच्चों, तो एक कोना ये है, एक तो ये कॉर्नर है, एक तो ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर यहाँ है और एक कॉर्नर यहाँ है ना। तो ओ ए, इसको मैं बोल देता हूँ कॉर्नर ई। इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ये आपका क्या है, सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र। और इसका प्रत्येक बिंदु क्या होगा, आपके लिए सुसंगत हल होगा बच्चों। लेकिन इष्टतम हल हम जानते हैं कॉर्नर्स पर होता है, तो इनमें से कोई एक हल क्या होगा, इष्टतम हल होगा। ये वाला बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरणों को आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। देखो यहाँ पर x1 + 2x2 = 300 है और 3x1 + 2x2 = 480 है। घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का 2x1 = 0, ये आ जाएगा 8, ये माइनस का 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 180। तो x1 का मान आ जाएगा 90, x1 का मान कितना आ जाएगा, 90। x1 का मान 90 है तो 2x2 का मान कितना आ जाएगा, 90 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 210।
और x2 का मान आ जाएगा 105। x2 का मान कितना आ जाएगा 105। तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 90,105 पे। 90,105 पे ये कट कर रहा है। तो कॉर्नर वाले बिंदु पता कर लिए। अब इन कॉर्नर वाले बिंदुओं पर हमें उद्देश्य फलन के मान ज्ञात करने हैं, फिर उनमें से इष्टतम हल की हमें पहचान करनी है। तो देखो यहाँ पर हम इष्टतम हल के लिए सारणी बना लेते हैं। इष्टतम हल के लिए सारणी, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर कॉर्नर वाले बिंदु, और फिर कॉर्नर वाले बिंदु पर z का मान, z बराबर 0.25 x1 प्लस 0.45 x2 के मान, इनके मान हम देखते हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉर्नर तो कहाँ है? मूल बिंदु पर है, ओ पर है, 0,0 है। तो यहाँ पर तो z का मान कितना है? 0 है। x1 की जगह भी 0, y1 की जगह x2 की जगह भी 0। दूसरा जो बिंदु है बच्चों, दूसरा जो बिंदु है वो आपके पास है 160,0, 160,0 है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ बिंदु डी। डी है 160,0। अगर इस पर अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा 0, इसमें 0.25 का मतलब हो गया 1/4। 160 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 40। तीसरा जो बिंदु है, तीसरा जो बिंदु है कॉर्नर वाला बच्चों, कॉर्नर वाला तीसरा बिंदु कौन सा है? 0,150 ले लीजिए। 0,150 ये वाला बिंदु ए है। 0,150 अगर हम इस पर देखें z का मान तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। z बराबर हो जाएगा 0 प्लस 45/100 गुणा 150, है ना। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 45 तिया कितना होता है? 135। 45 तिया कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 90 और 45 135/2। 135/2 का मतलब हो गया 2 6 12, 2 7 14, 2.5। 135/2 हो जाएगा क्या ये? देखो 135 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो 2 छिके 12, एक बच जाएगा 15, 2 सते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, सो यह जाएगा 67.5। और 4 जो बिंदु है वो है ई बिंदु है आपके पास 90,105। कितना है? 90,105 है ना। एक कॉर्नर आपके पास ये 90,105 है। इस पर आप अगर आप देखें जेड का मान, तो जेड का मान है 25/100 गुणा 90 प्लस 45/100 गुणा 105। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, देखो 225 यानी कि 22.5 प्लस प्लस बच्चों देखिए 45, इसको काट सकते हैं क्या? अपन काट सकते हैं 5 से, तो ये 21 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। ये 5 से 9 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 21 को 9 से गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बटे कितना? 4। 4 का भाग लगा लेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, 2 बचेगा 29, 4 सत्ते 28, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 बच्चों। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 57.29 और 4 2 6, 69.75 ये आएगा। हमें निकालना है इष्टतम हल, और इष्टतम हल हमारे पास कौन सा वाला होगा? जो अधिकतम होगा। क्या यही अधिकतम है? ये आपके पास मैक्सिमम है, इसलिए इष्टतम हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ उद्देश्य फलन मैक्सिमम आया है, इसलिए आते हैं इष्टतम जो हल है, इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 का मान 90 है, x2 का मान कितना है? 105 है, ताकि हमारी समस्या में उद्देश्य फलन वस्तुनिष्ठ फलन क्या हो? मैक्सिमम हो बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इस उदाहरण के माध्यम से मैक्सिमम टाइप वाली प्रॉब्लम्स को भी हल करना समझ चुके होंगे बच्चों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने क्या सीखा, इसे नोट कर लीजिए। आज की कक्षा में हमने सीखा कि ज्यामितीय विधि से कैसे रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करते हैं आलेखीय विधि से।
ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।